नमस्ते, नमस्कार साथियों जो लोग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से बीए या सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए हमने एक शार्प नोट्स तैयार किया है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक आती है वो काफ़ी मोटी होती है और कम समय में उसको पढ़ना काफ़ी कठिन कार्य है। इस परेशानी को देखते हुए कई लोगों के कॉल्स मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ शॉर्ट में तैयार कर दीजिए, बता दीजिए, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। इसी प्रकार से और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट्स की आप लोगों को बना देंगे। आप लोग कमेंट्स में बताना कि सर इस सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, उसी हिसाब से और भी सब्जेक्टों की शॉर्ट नोट्स तैयार कर दी जाएगी। आज हम बात करते हैं जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, उनका सब्जेक्ट कोड है CSSHY04। सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसकी नोट्स तैयार करनी है और उसके बारे में आज हम आप लोग से चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं। यदि ये क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत, उसके बारे में देखिएगा। हम लोग भारतीय विद्वानों ने इतिहास को विद्या ज्ञान के एक विशिष्ट अंग के रूप में स्वीकार किया है। भारतीयों के इतिहास में पुराण, इतिवृत्ति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र सभी कुछ होता है। प्राचीन काल में भारतीयों का दृष्टिकोण बहुमूल्य आध्यात्मिक प्रधान था। भारत के प्राचीन ग्रंथों में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 3 विदेशी यात्रियों के विवरण। नंबर 1 बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातत्व संबंधी सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, स्मारक, भग्नावशेष, कलाकृतियाँ आदि आती हैं। नंबर 1 अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक बहुमूल्य महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत में अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। भारत के सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के समय के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राज्य संबंधी तत्वों पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख, जिन्हें प्रारंभिक अभिलेख कहा जाता है, प्राकृत भाषा में है, जबकि गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूण राज तोरमण के लेखों का विवरण है। सांची, भारहूत, अमरावती आदि की वेष्टनियों पर अनेक लेख अंकित मिले हैं, जो इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। नंबर 2 सिक्के। भारतीय इतिहास में सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सोने, चांदी, तांबे और पीतल के प्राचीन सिक्के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। पकाई हुई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। कुछ प्रमुख सिक्कों का विवरण निम्नवत है। पंचमार्क सिक्के अथवा आहत सिक्के अथवा पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनकी निर्माण शैली के आधार पर इनका नाम पंचमार्क सिक्के रखा है। चांदी से निर्मित सिक्कों पर ठप्पों द्वारा पेड़, मछली, हाथी, वृषभ तथा अर्धचंद्र अंकित हैं। ठप्पों के द्वारा निर्मित होने के कारण इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। यूनानी सिक्के। भारत में लेख वाले सिक्कों की शुरुआत हिंदू यूनानी शासकों ने करवाई। हमारे देश में मिनेंडर की ईरानी पत्नी एगाथोमलिया के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के। प्रथम कुषाण शासक
कडफिसेस ने केवल चांदी के सिक्के चलवाए, जबकि स्वर्ण सिक्कों को शुरू करने का श्रेय कडफिसेस को जाता है। इन शासकों में सिक्कों पर प्राचीन देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण होते थे। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का नाम व चित्र उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने पहली बार विस्तृत स्तर पर 6 प्रकार के सिक्कों का निर्माण करवाया। इन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम उत्कीर्ण है। गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था। मूर्तियाँ। सिंधु क्षेत्र से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्तियों से पता चलता है कि इस युग में शिव पूजा प्रचलित थी। कुषाण तथा गुप्त काल में वैष्णव, बौद्ध, जैन एवं शैव धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। नालंदा की भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति से भारतीय सभ्यता के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। स्मारक एवं भवन कलाकृतियाँ, ये भी साहित्यिक स्रोत हैं। नंबर 2, साहित्यिक स्रोत। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, केवल साहित्यिक स्रोत ही पूछा गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का अपना अलग ही महत्व है। यद्यपि साहित्यिक स्रोत अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण हैं, फिर भी इन साहित्यिक स्रोतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी को अन्य स्रोतों की सहायता से ऐतिहासिकता की कसौटी पर कसकर ही भारतीय इतिहास की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। उपलब्ध साहित्य जो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य के भी 2 भाग किए जा सकते हैं: धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ। देशी साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान धार्मिक साहित्य का है। ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्मों से संबद्ध अनेक धर्मों की रचना प्राचीन काल में प्राचीन भारत में हुई थी, जो विस्तृत इतिहास का महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ अनेक प्रकार के हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण। इन सब धर्म ग्रंथों के बारे में हम अपने मन से थोड़ा बहुत विस्तार से लिख सकते हैं, सीधी इसके बारे में नहीं लिखा है। उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म के बारे में भी हम लिख सकते हैं। जैन धर्म के बारे में भी हम अपने मन से स्वेच्छा से लिख सकते हैं। अब आगे साहित्यिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में अनेक धर्मनिरपेक्ष, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनका इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने में महत्वपूर्ण स्थान, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी हो गई, पृथ्वीराज रासो हो गया, संगम साहित्य हो गया। इन सभी ग्रंथों से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों के बारे में 2-4 लाइन हम अपने स्वाविवेक से लिख देंगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में ईरानी, यूनानी, रोमन यात्रियों के वृत्तांत, चीनी, तिब्बती लेखकों के विवरण, अरब एवं मुसलमान लेखकों का विवरण, इन के बारे में भी हम स्वाविवेक से 2-3, 4 लाइन लिख करके और आगे बढ़ जाएंगे। प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन भी 2023 में और उससे पहले 2021 में आ चुका है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व, जो आज से हजारों वर्ष पूर्व तक भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंश थे, आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राचीनता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों की खुदाई से लगभग 3200 ईसा पूर्व प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति लगभग 5200 वर्ष पुरानी है। निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी निरंतरता है। जहाँ विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृति लुप्त प्राय हो गई हैं, वहीं भारतीय संस्कृति आज भी खुदाई करने पर लगातार उसका प्रमाण मिल रहे हैं और उस भारतीय संस्कृति आज भी हमारे समाज में देखी जाती है। धर्म की प्रधानता एवं अनेकता। प्राचीन भारतीय संस्कृति में अनेक धर्म समुदाय के मानने वाले लोग थे। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उनमें एकता मौजूद थी, ग्रहणशीलता थी, सहिष्णुतावादी थे, शांति एवं अहिंसा का सिद्धांत था, विश्व बंधुत्व का सिद्धांत था, विभिन्नता में एकता थी, राजनीतिक एकता थी, सांस्कृतिक एकता थी, भौगोलिक एकता थी। सब के बारे में हम 4-5 लाइन स्वाविवेक से
मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हड़प्पा सभ्यता हर वर्ष एग्जाम में पूछा गया है, कोई किसी वर्ष नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित क्वेश्चन ना आया हो। किसी किसी साल तो लघु में और दीर्घ में दोनों में पूछा गया है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक चरण जिसे 600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा जिसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक चरण कहा जाता है, सभ्यता का प्रारंभिक चरण है। सभ्यता का शहरी चरण जिसे परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व कहा जाता है, जो कि सबसे समृद्ध चरण है। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में प्रारंभ हुई, तब से अब तक कई बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। हड़प्पा में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में शुद्ध कांगाडोर दाशक नदी, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, उत्तर में मादा चिनाब नदी अफगानिस्तान तथा दक्षिण में दाइमाबाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र तक फैला है। इसका क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण लगभग 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1400 किलोमीटर तक फैला है। हड़प्पा सभ्यता में अब तक 2000 स्थलों की खोज की जा चुकी है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शहरी जीवन। हड़प्पा सभ्यता के शहर की बहुत ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित किए गए थे। व्यवस्थित योजना और ग्रिड प्रणाली के साथ साथ बनाए गए थे। सड़कों, नालियों और जल निकासी की व्यवस्था ने शहरों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाया। कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, बाजरा और अन्य फसलों का उत्पादन करते थे। कृषि के लिए जल प्रबंध का व्यापक प्रबंध किया था। नहरों और बांधों के भी सबूत मिलते हैं। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, ईरान और अन्य देशों के साथ व्यापक स्तर पर होता था। वे वस्त्र, धातु और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। कला और संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने कलात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मोहरों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों का निर्माण कराया। धर्म। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि वे प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करते थे। कुछ विद्वान उन्हें आर्य समाज का मानते हैं। नंबर 7 भाषा एवं लिपि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। वेशभूषा के बारे में 2-3 लाइन हम लोग लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल। हड़प्पा इस सभ्यता का खोजे जाने वाला पहला स्थान है। इस सभ्यता का हड़प्पा प्रमुख स्थल है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसे सिंध प्रांत के लगभग के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। इस जगह की खुदाई का काम 1922 में R.D. बनर्जी और सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में किया गया था। काली बगान की बस्ती राजस्थान में घग्गर नदी के सूखे तल के आसपास स्थित है। काली बगान में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में सबसे अधिक बस्ती पाई जाती थी। इसकी खुदाई 1960 के दशक में B.K. थापर के निर्देशन में की गई थी। मिट्टी के बर्तन के अवशेष यहीं से प्राप्त होते हैं। लोथल। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था। यह गुजरात में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अन्य सभ्यता के साथ किया जाता था। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर है, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अनेक विद्वानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। कुछ प्रमुख मत
निम्नवत हैं। बाढ़ और भूकंप। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के जो प्रमुख कारण बताए गए हैं उनमें से एक कारण बाढ़ और भूकंप का आना भी बताया गया है। विभिन्न खुदाइयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिहायशी इलाकों में अत्यधिक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 3-4 बार अस्थायी रूप से वीरान हुआ और फिर बसा। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तित करना, जिसके बारे में हम लोग तो 3-4-5 लाइन देख सकते हैं। सिंधु नदी लगातार अपना मार्ग परिवर्तित करती थी, जिसके कारण बाढ़ आ जाती थी और बस्तियों को उजड़ जाती थी। वर्धित सूखा और सरस्वती घग्गर नदी का सूख जाना। घग्गर नदी उस एरिया की मुख्य नदी, जिसका सूख जाने के कारण पानी की कमी की वजह से लोगों ने वहाँ से प्रवास किया और अलग जाकर बस गए। पर बर्बर आक्रमण, विदेशी ताकतों का लगातार आक्रमण होता रहता था, जिसके जो कारण भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। परिस्थितिकीय संतुलन की वजह से भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया है। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख तत्व। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख तत्व मुख्य रूप से तांबे और पत्थरों के उपयोग पर आधारित हैं, जो इस काल की पहचान है। इस काल में लोग कृषि पशुपालन में लगे हुए थे और उनकी पहचान चित्रित मिट्टी के बर्तनों, दफन प्रथाओं और विभिन्न प्रकार के तांबे के औजारों एवं आभूषणों से होती है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख तत्व। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख तत्व मुख्य रूप से तांबे और पत्थरों के उपयोग पर आधारित हो, जो इस काल की पहचान है। इस काल में लोग कृषि पशुपालन में लगे हुए थे और उसकी पहचान चित्रित मिट्टी के बर्तनों, दफन प्रथाओं और विभिन्न प्रकार के तांबे के औजारों से आभूषणों से होती थी। प्रमुख तत्व तांबे और पत्थरों का उपयोग। ताम्र पाषाण काल में तांबे और पत्थरों का उपयोग व्यापक स्तर पर होता था। तांबे से लोग उपकरण एवं आभूषण बनाते थे, जबकि पत्थर से विभिन्न प्रकार के औजार और अन्य उपकरण बनाते थे। कृषि और पशुपालन। इस काल में लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन में लगे हुए थे, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते थे और पशुओं को पालते थे। चित्रित मिट्टी के बर्तन। ताम्र पाषाण काल में लोग चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। इन बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन, आकृतियाँ और विभिन्न रंगों के साथ साथ उकेरी जाती थी। दफन प्रथा। इस काल में लोगों को दफनाने की विशिष्ट प्रथा थी। मृतकों को उनके घरों के फर्शों पर दफनाया जाता था और उनके साथ विभिन्न प्रकार की उपयोगी चीज़ें, बर्तन और तांबे की वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। तांबे और औजार के आभूषण। ताम्र पाषाण के लोग तांबे से निर्मित विभिन्न प्रकार के औजार और आभूषण बनाते थे। इन औजारों में कुल्हाड़ी, चेनी और अन्य उपकरण शामिल थे, जबकि आभूषण में चूड़ियाँ, कंगन और अन्य चीज़ें शामिल थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। आहार संस्कृति। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रारंभिक ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में से एक प्रमुख स्थल राजस्थान